बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है 6th चैप्टर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। आज आप देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हमने सीखना क्या है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम आज सीखेंगे बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फिर हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और उसके बाद हमने कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई के ट्रेंड्स देखने हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आज हमने देखना है। इनको हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करते हैं जी। तो सबसे पहले हम बाइंडिंग एनर्जी को डिस्कस करते हैं कि ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। अगर बच्चों सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट को हम जो है सबसे पहले सीखें या इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो हमें पता चलेगा कि बाइंडिंग एनर्जी एलिमेंट्स की ये जस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती, बल्कि जो बाइंडिंग एनर्जी है ये आपके पास इस दुनिया में कोई भी एलिमेंट है या इस दुनिया में कोई भी मैटर है उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है। जैसे इंटरनल एनर्जी हर चीज की होती है, इसी तरह से बाइंडिंग एनर्जी होती है। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेप्थ में जाएं तो हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी होती है। अब बाइंडिंग एनर्जी की हम डेफिनेशन क्या करेंगे, फिर हम आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी की तरफ। पहले हमने सीखना है बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। द फोर्स विद विच एन एलिमेंट आर एटम बाइंड्स इटसेल्फ विद अनदर एलिमेंट आर एटम। तो ऐसी फोर्स जिसकी मदद से कोई एलिमेंट या एटम खुद को किसी दूसरे एलिमेंट या एटम के साथ अटैच करता है उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है। अब आपके पास हम आते हैं जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, उसकी तरफ। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम बाइंडिंग एनर्जी देखें, बाइंडिंग एनर्जी अब जो है एलिमेंट्स में या ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जब हम आते हैं तो फिर पता चलता है हमें जी कि बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट an atom or element is sharing between या is sharing with another element or atom। तो इससे हमें पता क्या चला जी कि आपके पास किसी भी एलिमेंट या एटम के जितने इलेक्ट्रॉन्स वो किसी दूसरे एलिमेंट या एटम के साथ शेयर कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी दूसरे एलिमेंट या एटम के साथ शेयर कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है किसी दूसरे के साथ, उतनी ही ज्यादा उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर टफ। ठीक है। हमारे पास सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी का आइडिया हमें कहां से होता है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर टफ एंड हार्ड मेटल्स। ठीक है। आप क्या कह सकते हैं, आर हार्ड मेटल्स। ये क्या है, बहुत ज्यादा सख्त मेटल्स हैं। ठीक है। अब ये जो हार्ड मेटल्स हैं ये क्यों हार्ड मेटल्स हैं, डेफिनेटली कोई चीज उस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड या स्ट्रांग होती है जब उसकी कोर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, मींस कि वो अंदर से बहुत मजबूत हो। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्डिंग बिटवीन या बॉन्डिंग इन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स जो है ये बहुत जो है स्ट्रांग है। बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल्स इज वेरी स्ट्रांग। अब अगर हम देखें कि जो मेटल्स हैं ट्रांजिशन मेटल्स, उनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो क्यों स्ट्रांग है, ठीक है, तो हमें पता चलता है जी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ट्रांजिशन मेटल्स में जस्ट जो उनका s ऑर्बिटल होता है वही बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा होता, वही इलेक्ट्रॉन जस्ट बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे होते, बल्कि जो d सबशेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी हिस्सा ले रहे होते हैं बॉन्डिंग में। यही वजह है कि इनकी बाइंडिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है। तो बाइंडिंग एनर्जीज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड। ठीक है। तो अब क्या कहेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो आपके पास इनकी इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों होती है, क्योंकि s ऑर्बिटल में तो इनके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन व्हाई दे आर सो हार्ड एंड टफ, तो उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके डी सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
वो भी बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं, इसलिए इनकी जो आप कह सकते हैं कि बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से ये बहुत हार्ड है। क्लियर हो गया। अब हमारे पास देखते हैं हम पहली सीरीज को। पहली सीरीज में आपके पास 3D सीरीज जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इनकी अगर हम बाइंडिंग एनर्जीज की बात करें, ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले 3D सीरीज में स्कैंडियम है, फिर हमारे पास टाइटेनियम है, विनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, उसके बाद हमारे पास आयरन है, कोबाल्ट है और निकल, कॉपर एंड जिंक। ओके, ये 10 एलिमेंट्स हमारे पास 3D सीरीज के हैं। हम सबसे पहले इनकी बाइंडिंग एनर्जीज को डिस्कस कर लेते हैं। बाकी की जो बाइंडिंग एनर्जीज मींस कि बाकी की सीरीज या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो बाइंडिंग एनर्जीज हैं वो इसी से ही हमें समझ में आ जाएंगी। अब आप देखें कि स्कैंडियम जो है, इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 21 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। 3D में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, और 4s में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसी तरह अगर हम टाइटेनियम की तरफ देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3D में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4s में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद विनेडियम है, उसके पास 3D में 3 हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपके पास जो है क्रोमियम के पास इसी तरह से 3D में 4 होते हैं, 4s में 2, लेकिन वो क्या होता है जी, एक्सेप्शनल केस है इसका कि एक इलेक्ट्रॉन s से जंप करता है और 3D 5 और 4s 1 होता है इसके पास। तो आपके पास जो बाइंडिंग एनर्जीज का ट्रेंड है ये हमें कैसा पता चलेगा, ये हमें इस तरह से पता चलता है कि जिसके पास बॉन्डिंग के लिए जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते जाएंगे उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, आपके पास जो बाइंडिंग एनर्जीज हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज करती जाती हैं ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ये तकरीबन हमारे पास 5b 6b तक, मींस के ये क्या है, ये आपके पास 3rd B है, ठीक है, ये 4b है और ये हमारे पास है 5b और ये हमारे पास है 6b। ओके, फिर इसी तरह से ये 7b है और आपके पास ये क्या कहलाते हैं कलेक्टिवली 8b, ये 1st B है और ये हमारे पास क्या है 2nd B है। क्लियर हो गया बच्चों। तो अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में या इनकी अगर हम सिर्फ बाइंडिंग एनर्जीज निकाल के देखें तो आप देखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जीज जो है वो 3b से 5b या 6b तक इंक्रीज कर रही होती हैं और उसके बाद जो है ये ग्रेजुअली डिक्रीज करना शुरू कर देती हैं। हम एक ग्राफ की मदद से इनके अंदर जो ट्रेंड पाया जाता है बाइंडिंग एनर्जीज का उसको देखते हैं और उसके बाद हम इस पे डिटेल से बात करते हैं। जी, तो बच्चों हम सबसे पहले एक ग्राफ की मदद से इनकी बाइंडिंग एनर्जीज का ट्रेंड देखते हैं। तो अगर हम बाइंडिंग एनर्जीज का ट्रेंड देखें, हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑन एक्स एक्सिस है, ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जीज जो है जिसको हम BE से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारे पास y एक्सिस पे है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर्स हैं। तो हम देखेंगे कि एक पीरियड में जो बाइंडिंग एनर्जीज हैं उनका ट्रेंड क्या है, इस तरह से आपको जो है वो ट्रेंड नजर आएगा। ये अब ट्रेंड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्रेंड आपके पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको अगर हम देखें गौर से तो ये हमारे पास जो है ट्रेंड किस तरह का है कि एकदम से बाइंडिंग एनर्जीज जो है लाइक आपके पास स्कैंडियम है, ठीक है, टाइटेनियम है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है और विनेडियम है, उसके बाद हमारे पास क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और इस तरह से हमारे पास बाइंडिंग एनर्जीज जो है वो कम होती जा रही हैं। तो ये ऐसा क्यों है, ऐसा असल में इसलिए है कि जब हम देखते हैं इन एलिमेंट्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, तो जब हाफ ऑफ द सीरीज पे हम जाते हैं तो जो बाइंडिंग एनर्जीज होती हैं ये बढ़ रही होती हैं। उसकी वजह क्या होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मींस के वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जिनको ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स यूज करते हैं फॉर देयर बॉन्डिंग, वो इंक्रीज हो रहे होते हैं और उसके बाद ये क्या होते हैं, डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और इस तरह से ये सो ऑन चलता है। इसके बाद 4D में भी यही आपके पास जो है 5D में अगर हम देख लें, ठीक है, तो 5D हमारे पास शुरू कहां से होता है, लैंथेनम से,
उसके बाद हमारे पास हैफनियम है, टेंटलम है और टंगस्टन है। तो आप देखेंगे कि लैंथेनम से बाइंडिंग एनर्जीज जो है वो ऊपर को जा रही है, मींस कि इंक्रीज करती हुई जा रही है, और टंगस्टन जो है वो हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी है। ओके, और टंगस्टन से फिर ऑनवर्ड जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे हम आगे जाते हैं किसी भी सीरीज में, मींस के स्टार्ट से मिड तक, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग वो इंक्रीज हो रहे होते हैं, और मिड से ऑनवर्ड जो है वो फिर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इनको हम बोलते हैं। इसलिए हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जीज हैं वो मिड तक इंक्रीज करती हैं और फिर उसके बाद डिक्रीज करना शुरू कर देती हैं। तो इसके बाद हमारे पास हैं मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इनकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो हम देखते हैं जी आपके पास क्या है मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स जी। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, ये क्या होता है असल में? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो पहले हम इन दोनों को समझेंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को। उसके बाद हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं जी सबसे पहले कि अगर आपके पास कोई सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है या मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई एक 3D सॉलिड ले लेते हैं हम। ठीक है, अब 3D सॉलिड मींस कि उसका कोई भी स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक जो है वो क्यूबिक क्रिस्टल है किसी भी सॉलिड का। ओके, अब इस क्यूबिक क्रिस्टल में कोई ना कोई अरेंजमेंट जरूर होगी आयंस की, एटम्स की। ठीक है, आयंस की या एटम्स की, इसमें कोई ना कोई लाजमी तौर पे अरेंजमेंट होगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अरेंजमेंट जो है वो इस तरह की है कि एटम्स एक दूसरे के साथ जो है वो क्लोजली पैक्ड हैं, और ये कोई आयनिक क्रिस्टल है हमारे पास, और आयनिक क्रिस्टल में जो आयंस है नेगेटिव और पॉजिटिव, उन्होंने एक दूसरे को क्या किया हुआ है, एक दूसरे में एम्बेड हुए हैं। एम्बेड मींस कि एक दूसरे में धंसे हुए हैं। ठीक है, अब इस तरह से अगर आपके पास जो है वो धंसे हुए कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा कि नेगेटिव और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली हेल्ड है। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट मेल्टिंग पॉइंट का समझने के लिए हमें पता है कि हर चीज की, फर्स्ट ईयर का ये कॉन्सेप्ट है इंटरनल एनर्जी। हर चीज की, दुनिया की कोई भी चीज है उसकी एक एनर्जी लाजमी तौर पे होती है, जिसको हम इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं या सिस्टम एनर्जी बोल सकते हैं। तो ये जो क्रिस्टल है ये किसी भी सॉलिड का है फॉर एग्जांपल, और उसके अंदर उस सॉलिड का कंपोनेंट्स मौजूद हैं, वो जिन जिन चीजों से, जिन जिन एटम से वो क्रिस्टल बना हुआ है। ओके, तो आपके पास इन कंपोनेंट्स की भी एनर्जी है और इन कंपोनेंट्स के मिलके बनने से जो सॉलिड बना उसकी भी एक एनर्जी है। ओके, तो हमें पता है कि सॉलिड्स के अंदर कोई मोशन नहीं होती, ये मोशनलेस कंपोनेंट्स होते हैं इनके, लेकिन सॉलिड्स के अंदर एक मोशन होती है जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। मींस के जो सॉलिड के कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे अपनी मोशन को रिपीट कर रहे होते हैं। ठीक है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बस जो जिस फॉर्म में नजर आती है वो एक ही मोशन होती है जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड है और उसके पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन है तो क्या करेंगे हम जो है, अगर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और ये डायरेक्टली किसको इंक्रीज कर देगी? वाइब्रेशंस को इंक्रीज कर देगी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड या पर नैनो सेकंड या पर मिनट वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाएंगी। अगर हम इस सॉलिड को हीट अप करते जाएं, ठीक है, अगर हम इस सॉलिड को हीट अप करते जाएं, ठीक है, तो क्या होगा? इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, वाइब्रेशंस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अब हर सॉलिड जो है वो किसी ना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सॉलिड बना हुआ है, मींस के उनके दरमियान कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है जिसकी वजह से वो स्ट्रांगली हेल्ड है। ओके, लेकिन जो वाइब्रेटरी मोशंस हैं उनका जो आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है। ठीक है,
लेकिन जब आप हीट करना शुरू कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेटरी मोशन बढ़ती जाएगी, वाइब्रेशंस बढ़ती जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी अगर उस पॉइंट पे आ जाए कि जितनी एनर्जी इस पूरे सॉलिड की है, मींस कि वो एनर्जी जिसने इस सॉलिड को सॉलिड बनाया हुआ है, अगर आपकी वाइब्रेशन की एनर्जी उस एनर्जी के बराबर आ जाएगी तो एकदम क्या होगा, यही सॉलिड जो है ये मेल्ट हो जाएगा, यही सॉलिड क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होके आपको यही सॉलिड लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा, वो जो वाइब्रेटरी पार्टिकल्स थे, मोशनिंग पार्टिकल्स, ठीक है, वो एकदम सारे एक दूसरे से अलग होके लिक्विड में फ्रीली मूव करना शुरू कर देंगे। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। तो अब आपके पास कोई मेटल ले लेते हैं कि हमारे पास कोई मेटल है, मेटल में इस तरह की बॉन्डिंग नहीं होती, मेटालिक बॉन्डिंग होती है, हमें पता है एटम्स ही एक दूसरे के साथ जो है वो स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं। तो इस तरह से वो जो स्ट्रांगली बाउंडेड मेटालिक एटम्स हैं उनकी भी एक खास एनर्जी होती है कि इतनी एनर्जी के साथ ये एक दूसरे से बाउंडेड है। ओके, अगर हम एनर्जी जो दे रहे हैं, हीट जो दे रहे हैं, जो काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, वो उस मेटालिक एटम्स की बाइंडिंग एनर्जी से इंक्रीज कर दिया, ये उतनी हो जाती है, तो वो मेटल जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। और उसके बाद हमारे पास लिक्विड्स के अंदर जो है वो क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जो है वो स्ट्रांगली हेल्ड नहीं होते, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन अटैच जरूर होते हैं। और अगर हम यहां पे हीट करते हैं और यही लिक्विड जो है वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाए, ठीक है, मींस के वो मेटालिक एटम्स या कोई भी वो सॉलिड पार्टिकल्स के कंपोनेंट्स थे, वो कंपोनेंट्स लिक्विड फॉर्म से वेपोराइज हो जाएं, गैस फॉर्म में चेंज हो जाएं, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ये जो दो पॉइंट्स हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, ये आपके पास मेटल्स के भी होते हैं, इस दुनिया में मौजूद हर चीज के होते हैं। ठीक हो गया। तो अब बात करते हैं जी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स डायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं कि ये कितने स्ट्रांगली हेल्ड है, और ये कितने स्ट्रांगली हेल्ड है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, इनकी बाइंडिंग एनर्जीज पे। तो डेफिनेटली आपके पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बिल्कुल उसी तरह से इनका ट्रेंड होगा जो कि बाइंडिंग एनर्जीज का ट्रेंड था। ओके, मींस के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स increase from start to mid of the series and then decrease to end। ठीक है, कि अगर हम एक सीरीज के स्टार्ट से शुरू हो तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे, मिड तक इंक्रीज करेंगे और उसके बाद फिर से डिक्रीज करना शुरू कर देंगे एंड तक। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर। बाइंडिंग एनर्जी स्टार्ट से इंक्रीज होती है, मिड तक इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज। तो इसी तरह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट से मिड तक इंक्रीज करेंगे और फिर डिक्रीज करेंगे। हम देखते हैं जी इसको एक ग्राफ की मदद से कि कैसे मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स में वो वेरिएशन शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। जी, तो आप इस ग्राफ की मदद से देख सकते हैं कि कैसे स्टार्ट से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं और मिड तक ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज करते हैं, देन ये डिक्रीज करते हैं और एट द एंड हल्की सी डिफ्लेक्शन शो हो रही है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो वो इंक्रीज नहीं कर रहे, असल में हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो वहां पे एंड पे जब हम जाते हैं तो जो सेकंड बी ग्रुप है डी सीरीज का, थर्ड डी सीरीज या फोर्थ डी सीरीज या 5D सीरीज, उसमें क्या होता है कि वो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो टिपिकल बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो नहीं करते, इसलिए उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट समवट हाई होते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। क्लियर हो गया यहां तक? तो ये थे हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं जी हमारे पास कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जी, तो कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई के बारे में ये हमने फर्स्ट ईयर में केमिकल बॉन्डिंग जो 6th चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने कोवेलेंट और आयनिक रेडियाई को पीरियोडिक ट्रेंड्स बहुत अच्छी तरह से इसके पढ़े थे। लेकिन जो डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके कोवेलेंट रेडियाई जो है या आयनिक रेडियाई है वो हम देखते हैं जी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई। तो इनको अगर हम डिटेल में देखें कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये कोई नई बात नहीं है, ये सारी की सारी बातें हम पढ़ चुके हुए हैं।
हमने एटॉमिक रेडियाई या जिसको हम कोवेलेंट रेडियाई बोलते हैं इसके बारे में ट्रेंड पढ़ा हुआ है। और वो ट्रेंड क्या है? वो ट्रेंड ये है कि आपके पास जो एटम्स के रेडियाईज हैं वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करते हैं ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ शेल्स, और अगर हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करें तो आपके पास जो कोवेलेंट रेडियाईज हैं ये क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, आपके पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके अगर हम कोवेलेंट रेडियाईज देखें तो कोवेलेंट रेडियाईज का यही ट्रेंड है कि स्टार्ट में कोवेलेंट रेडियाई एकदम से डिक्रीज करते हैं, फिर थोड़ा सा कांस्टेंट रहते हैं, और ये इनके कोवेलेंट रेडियाई के आपके पास जो है वो ट्रेंड्स हैं। ठीक है, आपके पास अगर कैल्शियम से हम मूव करते हैं 3D सीरीज अगर देखते हैं, ठीक है, आपके पास ये 3D सीरीज है और ये है हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई। तो हम देखेंगे कि आपके पास क्या है, डाउन द ग्रुप जो है सॉरी टॉप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आपके पास जो कोवेलेंट रेडियाई है वो क्या कर रहा है, एकदम शार्पली डिक्रीज किया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, और उसके बाद ये एकदम से ऐसे लगता है जैसे कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो आपको नजर आएगा कि ये कॉपर और जिंक तक जो है कोवेलेंट रेडियाई क्या करता है, डिक्रीज करता है, और एंड पे थोड़ा सा कोवेलेंट रेडियाई जो है ये इंक्रीज करता है। और उसकी वजह क्या होती है एंड पे इंक्रीज करने की? तो उसकी वजह अभी हम पढ़ लेते हैं कि उसकी वजह क्या है कि एंड पे थोड़ा सा इंक्रीज क्यों करता है कोवेलेंट रेडियाई। उससे पहले हम देखते हैं जी इनके आयनिक रेडियाईज को। आयनिक रेडियाईज का ट्रेंड भी इसी तरह से ही है, लेकिन ये लेस रेगुलर है, उस तरह से रेगुलर नहीं है। ठीक है, इनके रेडियाईज का ट्रेंड जो है वो लेस रेगुलर है, उस तरह से रेगुलर नहीं है। उसकी वजह जो है वो आयंस में नंबर ऑफ मींस की ऑक्सीडेशन नंबर जो है या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसका डिफरेंशिएशन है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो इसी तरह जब आपके पास यूनि पॉजिटिव हो तो उसका एटॉमिक रेडियाई सॉरी आयनिक रेडियाई जो है वो और होता है। अगर वही आयन जो है वो डाई पॉजिटिव हो तो उसका जो है आयनिक रेडियाई अलग होगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कोई जो है वो ट्राई पॉजिटिव होते हैं, कोई डाई पॉजिटिव, कोई जो है वो मोनो पॉजिटिव, या मोनो पॉजिटिव तो आमतौर पे नहीं होते, डाई, ट्राई, टेट्रा और हेक्सा, पेंटा, ये इस तरह से इनके जो है वो पॉजिटिव आयंस पाए जाते हैं। इसलिए इनका कोई रेगुलर ट्रेंड एज सच नहीं है आयनिक रेडियाई का। लेकिन हम जो है वो कोवेलेंट रेडियाई में जो डिफ्लेक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम जो है वो एक ग्राफ को कंसीडर करते हैं कि ग्राफ में जो है वो किस तरह से दिखाया गया है आपके पास कोवेलेंट रेडियाईज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आप लोग इस ग्राफ में देख सकते हैं कि कैसे टॉप लेफ्ट टू राइट जो है वो कोवेलेंट रेडियाई या जिसको हम एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं वो 3D सीरीज का एकदम से डिक्रीज कर रहा है, और फिर जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के बाद एट द एंड जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। तो एट द एंड ये जो इंक्रीज वाला टॉपिक है ये क्यों है, इसको हम डिस्कस करते हैं जी कि हमारे पास एट द एंड जो कोवेलेंट रेडियाईज हैं आपके पास जो है एटॉमिक रेडियाईज हैं ये इंक्रीज क्यों करते हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जैसे कॉपर है लास्ट पे, ठीक है, और जिंक है। इनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, कॉपर 29 और जिंक जो है ये 30, तो आपके पास जो है आप देख सकते हैं कि क्या है, आपके पास कॉपर 3D9, ठीक है, या आपके पास 3D10 और 4S1 होता है। और इसी तरह आपके पास जो जिंक है ये क्या होता है, 3D10 और 4S2। तो ड्यू टू द कंप्लीट 3D सबशेल, ड्यू टू द कंप्लीट 3D सबशेल होता ये है कि जो एटम है, फॉर एग्जांपल ये वाला एटम, और इसके गिर्द जो है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो जो 3D सबशेल है उस 3D सबशेल के कंप्लीट होने की वजह से जो 3D है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है टुवर्ड्स इनसाइड। ठीक है, अब 3D की जब कॉन्ट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स इनसाइड तो वो क्या करता है, जो 4S एट दी एंड है उसमें 2 या 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3D कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करता है, उसको शील्ड करता है ज्यादा अच्छे से, मींस के जो 3D कॉम्पैक्ट एक कंप्लीट सबशेल बन चुका हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की तरफ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एक ढाल बना देता है 4S और न्यूक्लियस के दरमियान। इसलिए न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑन 4S वो डिक्रीज हो जाती है।
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन 4s डिक्रीज होने से क्या होता है कि साइज ऑफ एटम जो है या साइज ऑफ दैट एटम जो है वो इंक्रीज कर जाता है। यही वजह है कि हमने अभी देखा जो कोवेलेंट रेडियाइज ऑफ द 3d 4d एंड 5d सीरीज हैं वो पहले तो डिक्रीज करते हैं, फिर कांस्टेंट नजर आते हैं हमें, और उसके बाद एट द एंड इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह जस्ट यही है कि 3d सीरीज में 3d जो सबशेल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और 4s को शील्ड करता है। इसी तरह 4d सीरीज में 4d कॉन्ट्रैक्ट करता है और 5s को शील्ड करता है, और 5d सीरीज में 5d कॉन्ट्रैक्ट करता है और 6s इलेक्ट्रॉन्स को या ऑर्बिटल को क्या करता है, शील्ड करता है, जिसकी वजह से एट द एंड हमारे पास कंप्लीट डी सबशेल होने की वजह से एट द एंड कोवेलेंट रेडियाइज है वो इंक्रीज कर जाते हैं। और उसके बाद हमारा जो आज की लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपके पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, बहुत छोटा सा और जो है कॉन्सेप्चुअल है। पैरामैग्नेटिज्म क्या होती है, सबसे पहले तो आज हम ये सीखेंगे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होती क्या है, ठीक है, या आपके पास जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है नहीं होती तो वो क्या होती हैं। तो आपके पास जो है दो तरह की सब्सटेंसेस होती हैं, और वो दो तरह की सब्सटेंसेस क्या होती हैं, सब्सटेंसेस वीकली अट्रैक्टेड बाय सब्सटेंसेस वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ऐसी सब्सटेंसेस जिनको मैग्नेट जो है वो वीकली अट्रैक्ट करे, ठीक है, वो कहलाती हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंड दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। इफ weakly the substance is weakly repelled by magnet, ठीक है, then this substance would called as diamagnetic, ठीक है, and the phenomena would called as diamagnetism। आज हमने देखना है कि आपके पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं क्या ये डायामैग्नेटिक हैं या पैरामैग्नेटिक हैं। तो हमें एक बात तो पता है, और वो क्या है कि आपके पास जो मेटल्स हैं, ज्यादातर जो डी ब्लॉक की मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। हमने इनके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की रीजन भी पढ़नी है कि रीजन क्या है, क्यों ये जो है वो टुवर्ड्स द मैग्नेट अट्रैक्ट करती हैं, या कुछ ऐसी मेटल्स भी हैं जो रिपेल करती हैं, तो वो क्यों रिपेल करती हैं। असल में जो आपके पास ये समझ आ गई कि पैरामैग्नेटिज्म क्या है और डायमैग्नेटिज्म क्या है, कि वो फिनोमेना जिसमें किसी मेटल को या किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेट अट्रैक्ट करता हो वीकली, तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाती है, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसको वीकली रिपेल करता हो मैग्नेट, उसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज डायमैग्नेटिज्म। अब हम बात करते हैं जी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करता है कोई एलिमेंट और क्यों शो नहीं करता, या डायमैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करता है कोई एलिमेंट। यहां पे हम इसका कंपैरिजन ही कर लेते हैं डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का, ठीक है। तो आपके पास हम देखते हैं जी कि कोई भी एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उस एटम की, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं जी किसी भी छोटे से एलिमेंट की, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है स्कैंडियम, ठीक है। अब स्कैंडियम आपके पास दुनिया में जो है वो स्कैंडियम +3 की फॉर्म में मिलता है, स्कैंडियम मेटल एज सच +3 की फॉर्म में मिलती है। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आर्गॉन, ठीक है, और उसके बाद आपके पास 3d0 और 4s0, ठीक है, और आर्गॉन तक की इसकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन है, मींस कि वहां पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो इसके पास आप देखें कि 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है इसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये वाली जो सब्सटेंस है ये क्या शो करेगी, डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगी। क्या शो करेगी, डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगी। अब डायमैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करेगी, क्योंकि आपके पास जब भी कोई भी एटम है और उसके वैलेंस शेल में जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड अप हो, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड अप होंगे। पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, और आपके पास जो है वो क्लॉकवाइज जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट है, वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल्ड आउट कर देते हैं। जब दो मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, जब दो मैग्नेटिक मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो उन चीजों को मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट नहीं करता, मींस कि वो सब्सटेंस जो है वो डायमैग्नेटिक बन जाती है। लेकिन अगर आपके पास
कोई भी एलिमेंट है और उसके लास्ट वन शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, वो चाहे डी सब शेल में मौजूद है या आपके पास जो है वो एस सब शेल में मौजूद है, कहीं भी, तो इनका क्या होगा, एक खसूसी जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, एक आपके पास जो है वो स्पेशल या स्पेसिफिक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, कम या ज्यादा वो डिपेंड करता है, ठीक है, मेटल टू मेटल, लेकिन उनका मैग्नेटिक मोमेंट जरूर होगा और इनको मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करेगा, इनको मैग्नेट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इनका एक अपना मैग्नेटिक मोमेंट है। तो उस मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से इनका एक साउथ और नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, वो जो साउथ और नॉर्थ पोल क्रिएट होगा उसको मैग्नेट का जो अपोजिट पोल है वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अट्रैक्शन शो करेंगे ये वाले एलिमेंट्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अट्रैक्शन टूवर्ड्स मैग्नेट। ओके, अब हम बात करते हैं जी, मैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म की बात हो गई कि ये क्यों होता है। अब हम बात करते हैं जो हमारी असल बात है वो क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं इनमें पैरामैग्नेटिज्म कितनी पाई जाती है या कैसे पाई जाती है, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इनका क्या होता है। तो अगर हम देखें आपके पास जो 3D सीरीज है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, विनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, ठीक है, आपके पास आयरन है, कोबाल्ट है, उसके बाद निकल है और कॉपर है और उसके बाद क्या है हमारे पास जिंक है, ठीक है। अब आपके पास जो है कॉपर है या जिंक है, इसको हम देख सकते हैं इनकी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि ये किस किस फॉर्म में हमें मिलते हैं और इनके पास कितने कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो आप देखें अगर इसका 3D सीरीज देखें इसकी, ठीक है, और उसके बाद इसका 4s सब शेल देखें, उसके बाद हमारे पास टाइटेनियम है, उसके बाद हमारे पास विनेडियम है, ठीक है। तो इनके अगर हम जो है वो देखें कि ये किस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शो करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं डाउन द ग्रुप। ओके, तो यहां से हम एक जो है वो आइडिया ले सकते हैं और वो क्या है, जो स्कैंडियम है ये +3 की फॉर्म में होता है और कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मींस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0। 3D +3 का मतलब क्या है कि 4s वाले दोनों गए और 3D वाला एक भी गया, ठीक है। ये इनके पास 3D है, ये इनका क्या है 4s है, ये सबका 3D 3D और 3D और 3D है, ठीक है। ये सबका क्या है हमारे पास 4s है, 4s है, 4s और 4s है। अब टाइटेनियम के पास क्या होता है, टाइटेनियम भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और इसके पास जस्ट एक इलेक्ट्रॉन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मींस के 2 इसके s से जाते हैं और एक d से, तो d में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। विनेडियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। तो आपके पास इसके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन है, विनेडियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी तरह से हमारे पास जो है क्रोमियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंगनीज के पास आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मैंगनीज जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स 1 से ज्यादा होती हैं और वो क्या होती हैं +3 और मैंगनीज +2। अब मैंगनीज अगर +2 हो तो इसके सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो सबसे ज्यादा होता है। और उसके बाद हमारे पास है आयरन, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो +3 है। अब आयरन की आपको मैं जो है शो करता हूं कि किस तरह से इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो मैक्सिमम हो सकते हैं। अब हमें पता है कि जो आयरन का एटॉमिक नंबर है वो कितना है 26, ठीक है। अब 26 का मतलब क्या हुआ कि इसके s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और d में कितने हैं 5 और 2 7, ठीक है, और ये आपके पास हो गया d के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये आपके पास 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, ठीक है। अब आपके पास देखें अगर आयरन का ये भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाए और ये भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, +2 पे मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। अब मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट देखिए हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट होगा,
हर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। जब ये हर एक की स्पिन की वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो उतना ही ज्यादा ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। आप लोग, हम भी देखते हैं कि हमारे मैग्नेट जो है वो सबसे ज्यादा हमारे पास आम पाई जाने वाली मेटल्स में किन के साथ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, वो मेटल हमारे पास आयरन है। ठीक है, अब आपने देख लिया कि आयरन क्यों इतना ज्यादा जो है वो अट्रैक्ट करता है टुवर्ड मैग्नेट। ओके, हम एक ग्राफ की मदद से इनका ट्रेंड देख लेते हैं कि कौन सबसे ज्यादा जो है टुवर्ड्स मैग्नेट जो है अट्रैक्शन शो करता है और कौन सबसे कम अट्रैक्शन शो करता है। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके पास क्या होता जा रहा है, जो मैग्नेटिक मोमेंट या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो इंक्रीज करता जा रहा है। और डाउन द ग्रुप आपके पास जिंक है, जिंक को देख सकते हैं आप कि इसके जो है वो डी के तमाम जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। ये जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में s के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, लिहाजा इसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस सीरीज में जो शुरू पे होता है वही एंड पे मैग्नेटिक बिहेवियर है। मींस कि पैरामैग्नेटिज्म इसमें बहुत लो है। उसकी वजह क्या है, चूंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके पास सबसे कम है और स्कैंडियम के पास सबसे कम है, इसलिए इनका दोनों का जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो सबसे कम होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ऊपर की तरफ इस सीरीज में, ठीक है, ऊपर की तरफ से मुराद है राइट टू लेफ्ट मूव करना, तो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, इसलिए मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो इंक्रीज करता है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। उसमें हमने बाइंडिंग एनर्जीज को डिस्कस किया, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स को डिस्कस किया, कोवेलेंट रेडियाइज को डिस्कस किया और फिर पैरामैग्नेटिज्म को डिस्कस किया। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिटेल से समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।